चलो भाई, फिर आज जो हम चीजें स्टार्ट करने वाले हैं ना, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में दो एप्लीकेशन डिस्कस करी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। एक हमने पढ़ा था फॉर कंडक्टिंग स्फीयर या शेल, और एक हमने पढ़ा था फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो एक बार उनके फॉर्मूलेस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि उनकी इलस्ट्रेशंस हम पढ़ेंगे कि उनकी हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं। मैं पहले कर रहा हूं किसके लिए, फॉर कंडक्टिंग स्फीयर हो या फिर क्या हो, शेल हो। ठीक है, इसके लिए हमने क्या बोला था कि मान लो ये एक मेरे पास स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस कैपिटल आर है और जिस पे मैंने बोल दिया कंडक्टिंग है, मेटल स्फीयर होगा। इसका मतलब चार्ज जो है वो कहाँ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रहेगा। मैंने बोल दिया इसके सरफेस पे क्यू चार्ज है। तो मैंने यहाँ पे 3 रीजन लिए थे बेसिकली। वैसे तो मैं 2 ही रीजन कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का हम एक बार देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर E in तो 0 था, तो मैंने यहाँ पे 3 रीजन लिए थे। फॉर R लेस देन कैपिटल R, दैट इज इनसाइड। फॉर स्मॉल r इक्वल टू R, दैट इज ऑन द सरफेस। एंड फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन R, दैट इज आउटसाइड द सरफेस। तो E in मेरे पास थी यहाँ पे, वो क्या थी, 0 थी। और V in जो मेरे पास आता था कंडक्टर के केस में, वो आता था KQ बाय कैपिटल R। ठीक है, E सरफेस में असली में तो डिफाइंड ही नहीं होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। इन रियलिटी सरफेस पे डिफाइंड नहीं होती है, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं कितनी, और V सरफेस ये भी कितना, KQ बाय कैपिटल R। और E आउट जो आती थी मेरी, वो कितनी आती थी, वो आती थी KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर। और V आउट जो आता था वो कितना आता था, KQ बाय स्मॉल r। ठीक है, ये फॉर्मूलेस थे, ये हमको याद होने चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने अभी बात बोली कि सरफेस पे एक कंडक्टर की अगर मैं बात करूँ, स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे फील्ड डिफाइन नहीं होती। मैं कहूंगा इसको समझने के लिए ऐसे, देखो ध्यान से देखना है भाई, ये मेरी फील्ड थी, ये मेरा क्या था, डिस्टेंस था, पोजीशन थी, ठीक है। ये मैंने पॉइंट ले लिया जब r इज इक्वल टू कैपिटल R है, इधर आउटसाइड और ये वाला हो गया इनसाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से मैंने ले लिया। अब ध्यान से देखो, E इनसाइड, इनसाइड जो है फील्ड 0 है, ठीक है, इनसाइड फील्ड क्या है, 0 है। और जैसे ही मैं आउट जाता हूं, फील्ड कैसे वेरी कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कुछ इस तरीके से चल रही है। अब आप बोले भाई ये तो फिर तो डिफाइंड है। अब ध्यान से मैं देखो, अब देखो मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स में यूज कर रहा हूं। मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन होती है, ये सबको पता है कि भाई पोजीशन पे डिपेंड करती है। अगर आप सोर्स से दूर जाओगे तो फील्ड स्ट्रेंथ कम हो सकती है, कम होगी अगर सोर्स से दूर जाऊंगा तो। ध्यान, ठीक है, ये मेरे लिए पॉइंट ले लिया, ये वाला जो पॉइंट है, ये कहां पे है, सेंटर से r डिस्टेंस पे, ठीक है, ये रहा। अगर अब मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं इससे इधर जाऊंगा तो मैं r प्लस h हो रहा है, कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, और इससे इधर आ रहा हूं तो r माइनस h हो रहा है। थोड़ा मैथमेटिक्स देखते हैं, ये होगी मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये मेरी होगी राइट हैंड लिमिट, और ये मेरी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड से, और मैं कहां पे निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं लिमिट, ध्यान से देखना, ऐसे नहीं लिखता मैं, चलो ऐसे समझ लेता हूं कि मैं निकाल कहां पे रहा हूं, व्हेन हाँ ये समझ लो, मैं ऐसे निकाल रहा हूं लिमिट r टेंड्स टू कैपिटल R, और किस पे निकाल रहा हूं, E पे निकाल रहा हूं, ठीक है, E पे मैं लिमिट निकाल रहा हूं व्हेन r टेंड्स टू कैपिटल R, सरफेस की तरफ जब जा रहा है। तो ध्यान से देखते हैं, तो मेरे को ये पता है कि ये जो फील्ड है ये फंक्शन है किसका, पोजीशन का, ठीक है। और अगर मुझे लिमिट निकालनी है किसी पॉइंट पे, तो मुझे क्या पता होना चाहिए कि उस पॉइंट पे अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो सिर्फ और सिर्फ कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, बराबर हो, जब LHL और RHL क्या होती है, इक्वल होती है, तभी मैं कहता हूं कि फंक्शन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलो देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर मैं इससे इधर हूं तो इससे इधर फील्ड कितनी है, 0 है। अगर मैं लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा हूं तो फील्ड 0 है, और राइट हैंड से अप्रोच कर रहा हूं तो फील्ड इतनी है।
तो क्या लेफ्ट हैंड की फील्ड और राइट हैंड की फील्ड एट r इज इक्वल टू कैपिटल R सेम है? नहीं है ना। देखो इससे इधर जाऊंगा तो जीरो आ रही है ये भी, और इससे इधर जाऊंगा तो भी नॉन जीरो आ रही है, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब एट स्मॉल r इज इक्वल टू r, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर और शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड असली में डिफाइंड ही नहीं होती। हम उससे थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, थोड़ा सा आगे लूंगा तो डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं इससे आगे गया, थोड़ा सा अगर मैं मान लो बिल्कुल नेग्लिजिबल भी आगे जाता हूं, तो अब यहाँ पे फील्ड जीरो नहीं है ना, आउटसाइड तो फील्ड जीरो नहीं होती कंडक्टर के। ठीक है, तब मैं कह सकता हूं कि एग्जिस्ट करेगी। ये बात बहुत काम की है, बड़े ध्यान से समझ लो जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, हम बुक्स में तो लिख देते हैं कि भाई सरफेस पे भी होगी, लेकिन असली में सरफेस पे कंडक्टर के, एक स्फेरिकल कंडक्टर के, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, फील्ड डिफाइन नहीं करती। क्यों नहीं करती वो हमने डिस्कस कर लिया मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूले याद रखने जो अभी हमने 3 लिखे थे। अब मैं एक कर लेता हूं किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। अब मैं बात कर लेता हूं किसके लिए, फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब स्फीयर कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। देखो डेरिवेशन हमने प्रीवियस क्लास में की हुई है। अब स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है, रेडियस r है, नॉन कंडक्टिंग है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें भी हमने 3 केस पढ़े थे भैया, एक तो r लेस देन, अब एक r इक्वल टू, और एक r ग्रेटर देन आउटसाइड। ठीक है, ऑन द सरफेस इनसाइड। आउटसाइड तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, ई आउट जो होगी वो कितनी होगी भाई, के क्यू बाय कैपिटल R स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर, और वी आउट भी कितनी होगी, वी आउट होगी के क्यू बाय स्मॉल r। ठीक है, सरफेस पे यहां पे अगर यहां पे लाई करेगी भाई, क्यों, क्योंकि यहां पे अब इनसाइड फील्ड जीरो नहीं है। तो एक नॉन कंडक्टर के लिए सरफेस पे, अगर वो स्फेरिकल सरफेस है तो उसके लिए फील्ड सरफेस पे डिफाइंड है, कंडक्टर के लिए डिफाइंड नहीं है। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। तो अगर मैं कहता हूं ई सरफेस की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे के क्यू बाय कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, और वी सरफेस जो था वो कितना था, के क्यू बाय कैपिटल R। ठीक है, अब ई इन की अगर मैं बात करूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, ई इन हम लिखते थे, हमने डेरिवेशन की हुई है। ठीक है, और वी इन जो आता था वो आता था वी सरफेस 3/2 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाय 2 इंटू कैपिटल R स्क्वायर। ये डेरिवेशन हमने कर रखी है प्रॉपर, दोनों की दोनों, ये भी डिराइव किया हुआ है कंडीशन हमने ये कंडीशन भी डिराइव की हुई है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, अब जो हम इलस्ट्रेशंस करेंगे उनमें हम अभी 2 ही केस हमने डिस्कस किए थे, तो हम सिर्फ और सिर्फ इन 2 के ही ऊपर इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं जितनी पॉसिबल है, जिससे हमें चीजें समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, मैं बोल दूंगा। ठीक है, आप समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आया है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, या इलस्ट्रेशन 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 ने बोला कि एक स्फीयर दे रखा है आपको, कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, जिसका रेडियस r जो है वो मुझे दे रखा है 1 मीटर, और इससे इस पे भी चार्ज स्मॉल q है, और इसके सेंटर से वर्टिकली अपवर्ड 9 मीटर डिस्टेंस पे एक और दूसरा चार्ज रखा हुआ है, एक और स्फीयर रखा हुआ है छोटा सा, जिसका मास स्मॉल m है और चार्ज स्मॉल q है। ठीक है, क्लियर हुई बात। क्या कह रहा है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसपे चार्ज स्मॉल q है और रेडियस जिसका 1 मीटर है, उसके सेंटर से वर्टिकली अपवर्ड 9 मीटर के डिस्टेंस पे एक और छोटा सा स्फीयर रखा हुआ है जिसपे चार्ज q है और मास m है। ठीक है, अब इसने कहा कि मैंने इस चार्ज को रिलीज कर दिया, यहां से छोड़ दिया तो ये गिरने लगा। ठीक है, ये कब तक गिरा, ये अब गिरेगा तो एक समय के बाद रिपेल भी होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ही चल रहा है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये रिपेल कब हुआ। क्वेश्चन में गिवन है कि जब वे बिल्कुल यहां टच हो गया, जस्ट ऑन द सरफेस, उसके बाद ये रिपेल होना शुरू हुआ। ठीक है, बात समझ में आई है। अब मैं, अगर आप चाहो तो मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। स्टेटमेंट थी
a very small sphere of mass 80 gram having charge small q, मास दे रखा है हमको 80 ग्राम, ठीक है, having charge small q is held at a height of 9 meter vertically above the center of a fixed conducting sphere of radius 1 meter carrying an equal charge small q. When released, it falls until it is repelled back just before it comes in contact with the sphere. ठीक है, just before it comes in contact with the sphere. यहां पे आपको बोल रखा है कि आपको ग्रेविटी लेनी है, स्मॉल जी की वैल्यू लेनी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हमें ये तो बोला ही नहीं फाइंड क्या करना है, आपको बोला है क्वेश्चन में फाइंड जी, जी कह रहा हूं फाइंड क्यू, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड क्यू। अब देखो करेंगे क्या, उसने बाकी कुछ नहीं दे रखा, तो हम ये मान के चलेंगे जब ये इधर से गिरने लगेगा तो जो एयर रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो अब मैं अगर बात करूं तो इसके पास मास है, तो इसके ऊपर लगने वाली कौन कौन सी फील्ड है, एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है और एक कौन सी फील्ड लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, और दोनों ही फील्ड कैसी होती है, कंजर्वेटिव होती है नेचर में। तो इसका मतलब ये पूरा सिस्टम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड्स है। तो अगर कोई सिस्टम कंजर्वेटिव फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखा होता है तो क्या होता है भाई, जब भी कोई सिस्टम एक कंजर्वेटिव फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखा होता है तो मैकेनिकल एनर्जी उस सिस्टम की क्या रहती है, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम 11th क्लास का वर्क एनर्जी एंड पावर का कांसेप्ट यूज करेंगे, जिसमें हमें बोला गया था मैकेनिकल एनर्जी एक कंजर्वेटिव सिस्टम की क्या रहती है, कांस्टेंट। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसकी वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक, ठीक है। रिलीज किया है, रिलीज किया, आप देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे दो हैं, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि चार्जेस हैं, और एक मास है और हाइट भी है रेफरेंस पॉइंट से। तो इसके पास दो है, रेफरेंस पॉइंट में सेंटर को मान रहा हूं, ठीक है। तो इसके पास दो पोटेंशियल एनर्जी, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल क्या होगी, K Q1 कितना है Q, Q2 भी कितना है Q बाय R कितना है 9 मीटर है, प्लस M G H कितना है 9 मीटर है, ठीक है, प्लस हाफ M इनिशियल कितनी है जब आपने बॉडी को क्या किया है, रिलीज किया है, ठीक है। तो आप ये हो गई इनिशियली इसको रिलीज किया गया है तो U 0 है, और ये फाइनली इधर आके भी जस्ट रुका है, मैं उस पॉइंट पे कर रहा हूं, जस्ट ये वापस जाने ही वाला था, तो जाने से पहले एक बार तो रुकेगा ना, तो मैं उस पॉइंट और इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं। तो फाइनल कितनी होगी जब ये वहां से गिर के यहां आ गया, तो K Q1 Q2, अब डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में 1 प्लस mg, यहां पे भी डिस्टेंस कितना है 1 प्लस हाफ m इंटू 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर हुई बात, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आ गया मेरे पास, k q स्क्वायर बाय 9 प्लस 9 mg इज इक्वल टू k q स्क्वायर बाय 1 प्लस mg, ठीक है। अब mg वालों को एक तरफ कर लेता हूं, उसको एक तरफ कर लेता हूं, तो ये हो गया 8 mg इज इक्वल टू उधर जाएगा तो ये 1 माइनस 1 बाय 9 कितना हो जाएगा 8 बाय 9, ये 8 k q स्क्वायर बाय 9 हो गया, 8 से 8 कैंसिल। अब mg 80 ग्राम था तो इसको चेंज कर लिया जी इंटू 10, ठीक है, ओ k काट दिया मैंने, 8 कटेगा, यहां तक क्लियर है। m 80 ग्राम था उसको kg में चेंज कर लिया, g इज इक्वल टू कितना 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, 9 से 9 कैंसिल, तो q स्क्वायर अगर मैं देखूं तो क्या आया, ध्यान से देखते हैं, ये हो गया 800 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ये भी नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगी, तो क्या आ गया q स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो तो 12 में से 2 गई 10, कितने बची 10, 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10, तो q कितना आ गया 2√2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 कूलम। ये हमारा आंसर
हो गया। ठीक है भाई, तो समझ पाए कंसेप्ट क्या यूज किया हमने, बिल्कुल बेसिक से चले थे, बेसिक की बातों को हमने लगाया, 11th का थोड़ा सा कंसेप्ट लगा, उसके बाद तो फिर मैथमेटिक्स का खेल था। ठीक है, समझ आ गया सबको। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का जो हम न्यूमेरिकल पार्ट कर रहे हैं ना, और जो इसमें हम थ्योरी अप्लाई करेंगे, आपके सीबीएसई में वो थ्योरी एज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ली जाती है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है सीबीएसई में, पूछा जाता है कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि कंडक्शन में, कंडक्शन का मतलब क्या है, दो बॉडीज को मैंने एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ा हुआ जिनमें जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस था। तो ये कहता है कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि कंडक्शन में एक बॉडी का पूरा चार्ज दूसरी बॉडी पे चला जाए। ठीक है, तो ये पूछता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो हम कहेंगे हाँ जी ऐसा पॉसिबल है। और ऐसा पॉसिबल कब हो सकता है देख सकते हैं एक बार। समझने के लिए आप बोले अरे सर ये तो क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने बोला यार ये कंडक्टिंग स्फीयर है, होलो स्फीयर है। कैसा स्फीयर है, कंडक्टिंग शेल है, होलो स्फीयर है। तो ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, अभी मैंने बोल दिया इसमें इनिशियली कोई भी चार्ज नहीं था। यहां पे मैंने एक स्फीयर ले लिया, ये भी कंडक्टर है, इस पे क्यू चार्ज था। अब मुझे पता है और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया वायर से। अब क्या होगा, ये सारे का सारा क्यू चार्ज यहां से निकल के इस पे तो फाइनली जीरो हो जाएगा और इस पे चला जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है कि चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर क्या होता है, जीरो। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो ये सारे का सारा फैल के कहां जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि चार्ज ऑन अ कंडक्टर रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट यूज हुआ। देखो कंडक्शन का कंसेप्ट तो यहाँ लग गया कि दोनों को मैंने कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। ठीक है, और जो हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो अभी तक हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि भैया किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज है वो कहाँ रिसाइड करता है, वो रिसाइड करता है सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पे। तो ये भी तो एक कंडक्टर है, तो इसके लिए ये दूर है या ये दूर है, हमने बोला भाई तो क्या होगा, ये चार्ज यहां से निकल के कहां चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पे। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, जब आप एक चार्ज कंडक्टर को एक होलो कंडक्टर के अंदर रख देते हैं और दोनों को अगर आप कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो जो चार्ज कंडक्टर होता है उसका सारे का सारा चार्ज कहां चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है ऑन द होलो कंडक्टर, जिसके अंदर आपने उस कंडक्टर को एनक्लोज्ड किया था। चलिए भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा ही था। क्वेश्चन नंबर 2 ने बोला कि एक कंडक्टिंग शेल थी। ठीक है, कैसी शेल है, कंडक्टिंग शेल है, जिसका रेडियस b है। कितना रेडियस है, b। ठीक है, इनिशियल चार्ज इस पे कोई नहीं था, ये थी अनचार्ज कंडक्टिंग शेल। इसके अंदर मैंने एक चार्ज स्फीयर रख दिया। बात समझिएगा, क्या रख दिया, एक चार्ज स्फीयर रख दिया, जिसको मैंने v पोटेंशियल तक चार्ज किया था। जिसको मैंने चार्ज कितने तक किया था, v पोटेंशियल तक। और फिर मैंने क्या किया, इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। आपसे पूछा, ये मैंने नाम दे दिया इसको स्फीयर b और इसको a। आपसे पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर a, कंडक्ट आपस में कनेक्ट करने के बाद। तो क्वेश्चन किस तरीके से आया था आप ये समझ लीजिए। क्वेश्चन था कि a metal sphere A of radius small a is charged to a potential capital V. ठीक है, what will be its potential if it is enclosed by a spherical conducting shell of radius b and the two are connected by a wire। ठीक है, बात समझ पाए, ठीक है जी बिल्कुल। तो अब करना शुरू करते हैं। तो भाई मुझे पता है पोटेंशियल, v पोटेंशियल तक मैंने इसको चार्ज किया है, तो मैंने लेट कर लिया करने के लिए कि लेट
चार्ज ऑन स्फीयर ए बी क्यू। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो इनिशियल पोटेंशियल होगा V वो कितना होता है के क्यू बाय आर, आर की जगह क्या है स्मॉल है, तो मैं यहाँ से Q निकाल सकता हूँ। Q कितना आ गया ध्यान से देखिएगा, तो ये आ गया 4 पाई, क्योंकि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है K, तो वहां चला गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू V, इतना चार्ज था। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया ये सारे का सारा चार्ज कहां चला जाएगा, B पे, बिल्कुल चला गया। तो अब मैंने निकाल लिया क्या, पोटेंशियल ऑफ शेल B, भाई VB होगा, और ये VB होगा कितना, ये आएगा Q चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस, यही हमने पढ़ा है। तो VB इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q कितना है, क्योंकि ये सारे का सारा चार्ज जाएगा, अभी अभी हमने पढ़ा था पिछले, इससे इसको डिस्कस करने से पहले कंसेप्ट। तो क्या हुआ, सारे का सारा चार्ज चला गया, तो Q की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू V, और नीचे क्या बचा B, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, VB कितना आ गया A बाय B इंटू B। ये VB तो आ गया भाई, मुझसे पूछा किसका है, मुझसे तो A का पोटेंशियल पूछा है। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फिर से कंसेप्ट को याद करेंगे। अब देखो मैंने बोला इससे चार्ज निकल के यहाँ चला गया है, ठीक है, तो अब थोड़ी देर के लिए मैं अगर VB को बनाऊं तो आप ऐसे समझेंगे ये VB था, ये कंडक्टिंग शेल है जिसपे सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, VB है, सरफेस के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, क्लियर है। अब ये कंडक्टर है तो इनसाइड भी पोटेंशियल क्या रहेगा, हर एक पॉइंट पे कहीं पे भी पूछ लूं तो वो भी तो VB रहेगा, यही तो पढ़ा हुआ है हमने कि इनसाइड अ कंडक्टर पोटेंशियल रिमेन सेम, ठीक है। और क्यों, क्योंकि कंडक्टर जो है वो एक इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होता है, तो इस पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल सेम रहेगा, तो कितना रहेगा, जितना उसका सरफेस पे पोटेंशियल था, ठीक है। तो अब देखो, मतलब मैं इस पूरे वॉल्यूम की अगर बात करूं तो इस पे हर जगह पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए, VB। अब यार एक बात बताओ, ये मैंने बना दिया छोटे वाला स्फीयर A, ठीक है, और ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद अब मैं पूछ रहा हूं इस पॉइंट पे बताना जरा, तो यार ये पॉइंट इस वॉल्यूम के अंदर ही तो है, तो मैं सीधा सीधा ये नहीं बोल सकता कि यार जो भी VA होगा वो किसके बराबर होगा, VB के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो ये आपका स्फीयर है ये कहां है, इनसाइड एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, और इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम के अंदर है, और मुझे पता है उस इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम में पोटेंशियल कितना है, इतना है, तो ये भी कितना रहेगा, समझ पाए। देखो बहुत सिंपल चीज है, कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, तो समझो कि क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट कैसे करेंगे। पहला कंसेप्ट कि भाई जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया सारे का सारा चार्ज निकल के कहां चला जाएगा, सरफेस पे। क्यों, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, तो वो सबसे दूर रहना चाहता है, तो इस सरफेस के मुकाबले ये सरफेस डेंसिटी क्या है, कम है, तो चार्ज यहीं जाएगा, ठीक है, क्लियर है, बात समझ गए, मतलब सरफेस डेंसिटी ज्यादा है तो चार्ज यहां जाएगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, तो ये सारे का सारा चार्ज यहां चला गया, तो जब ये चार्ज यहां चला गया और ये क्या थी, एक कंडक्टिंग शेल थी, तो मुझे पता है कंडक्टिंग शेल के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, इतना होता है जी, रख दिया। और मुझे पता है ये कंडक्टिंग शेल है, तो एक कंडक्टर पूरे का पूरा इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होता है, सरफेस नहीं बोलते हम उसको कहते हैं कि अ कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब 3D स्फीयर जो बना होगा इसके पूरे सरफेस पे भी और इसके अंदर भी पोटेंशियल कितना रहेगा, इतना ही। अब ये जो स्फीयर है ये इसके अंदर ही तो लाई कर रहा है, अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और हो गया, इस पॉइंट पे ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं इस पॉइंट पे पोटेंशियल VB के बराबर नहीं है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो चार्ज फिर फ्लो करेगा, जब चार्ज है ही नहीं फ्लो करने के लिए, क्योंकि सारे का सारा फ्लो कर ही गया, तो जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना यहाँ होना चाहिए, क्योंकि चार्ज का फ्लो रुकता कब है, जब दो सरफेसेस का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम, या तो वो कांसेप्ट यूज कर लो। तो चार्ज फ्लो रुक गया है, तो इसका मतलब क्या है, जो VA है और VB है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम, या तो ऐसे समझ लो, नहीं तो फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि एक कंडक्टर जो है वो एक इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होता है,
तो उससे क्या होगा, उससे जितना भी चार्ज है, मतलब जितना भी पोटेंशियल है इनसाइड, वो बराबर रहेगा सरफेस के। और ये जो स्फीयर है इसका सरफेस इनसाइड दिस शेल है, तो इस पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा जितना इस सरफेस पे होगा। क्लियर, हाँ या ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझना है चीजों को। आप मेरी बात ये समझ लीजिए कि ट्रिकी है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाता है पोटेंशियल का तो भाई मजा आ जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन समझने में भी और करने में भी। तो हमारा मेन मोटो रहेगा कि हम कंसेप्ट समझे, रटेंगे नहीं, रटना कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब एक सवाल और देख लेते हैं, धीरे धीरे हम बिल्डअप करते हैं अब कंसेप्ट को। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कह रहा है कि दो कंसेंट्रिक स्फीयर, मतलब कंसेंट्रिक कह रहा हूं, दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं मेरे पास, ठीक है। एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है। देयर आर टू कंसेंट्रिक शेल्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2, ठीक है, जिन पे जो है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक पे प्लस q1 है और दूसरे पे प्लस q2 है। आपसे पूछा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ऑन ईच शेल। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है जनाब कि कंसेंट्रिक शेल्स हैं, लो जी बना दीजिए, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, इस पे चार्ज प्लस q1, इस पे चार्ज प्लस q2, ठीक है। ये आपको गिवन है और आपसे पूछा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ऑन ईच शेल। मैं इसको नाम दे देता हूं A, इसको नाम दे देता हूं B। तो मुझसे पूछा है पोटेंशियल ऑन शेल A। अब एक बात याद रखना, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, तो जितने भी चार्ज सोर्स होंगे सबकी वजह से पोटेंशियल आता है, बिल्कुल आता है। चलिए ठीक है, तो मतलब अब मैं अगर इस शेल पे बात करूं तो इस शेल पे मेरे को अगर पोटेंशियल निकालना है तो मेरे पास चार्ज कितने हैं? दो। तो इन दोनों चार्जेस की वजह से इस शेल पे पोटेंशियल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, इस पे आएगा पोटेंशियल A, लेकिन ये कहां पे है? सरफेस पे है। और B की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कहां, वो कौन सा वाला आएगा? इनसाइड वाला आएगा। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट ले रहा हूं, क्योंकि भाई यहां से यहां तक सेम ही पोटेंशियल होगा, इक्वी पोटेंशियल, क्योंकि एक कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। तो मैं सरफेस वाली बात कर रहा हूं। तो जितना पोटेंशियल यहाँ, ये पॉइंट क्या है? इस शेल के लिए तो सरफेस पे है, लेकिन इस शेल के लिए कहाँ है? इनसाइड है। तो चलिए, तो यहाँ इसके लिए तो सरफेस वाला फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इनसाइड वाला। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सरफेस के लिए कितना होता है? के क्यू अपॉन रेडियस। रेडियस इसका कितना है? r1 प्लस के क्यू1, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ के। अब B पे चार्ज है कितना टोटल? Q2 है। ये चार्ज कितना है टोटल? Q2। लेकिन एक बात बताओ, जितना अगर मैं जैसे ही इनसाइड आऊंगा तो इसको अब मैं भूल गया, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? इस कंडक्टिंग शेल के लिए इनसाइड। और इनसाइड भी कितना होता है पोटेंशियल? जितना सरफेस पे होता है। ये तो हमने पढ़ रखा है, कंडक्टिंग शेल के लिए पोटेंशियल जो है इनसाइड और सरफेस पे सेम रहता है, तभी तो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होता है। ये आ गया जी पहले के लिए। अब ऐसे ही मैं किसके लिए निकालता हूं? पोटेंशियल ऑन शेल B। अब देखिए ध्यान से, अब जब मैं B की बात करूंगा तो पहले B पे भी दोनों Q1 और Q2 की वजह से होगा, लेकिन जब मैं लिखूंगा तो B के लिए तो A वाले की तरफ से जो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आना है, या फिर चार्ज Q1 की वजह से मैं बोल देता हूं, ठीक है। A और B ना लिख के Q1 और Q2 बोल देता हूं। तो Q1 की वजह से जो पोटेंशियल आना है, Q1 के लिए अब देखो मैं कहा निकाल रहा हूं? इस पॉइंट पे, सरफेस पे, ठीक है। तो इस वाले शेल के लिए ये पॉइंट कहां है? आउटसाइड है। तो Q1 के लिए तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं? आउटसाइड वाला। और Q2 के लिए कौन से वाला? सरफेस वाला, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। आउटसाइड क्या होता था? KQ/R, ठीक है। KQ/R, R कहां से होता था? सेंटर से डिस्टेंस। तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है? R1 नहीं है, कितना है? R2। सिमिलरली यहां आ जाओ, ये तो सरफेस है, इसके लिए तो सीधा सीधा लगा देता हूं, क्योंकि और इस सरफेस, इस वाले सरफेस के लिए रेडियस कितना है? R2 है, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, बिल्कुल एज सिंपल एज दैट,
ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा कैसे करना है। आपको देखना है कि किसके लिए कौन सा पॉइंट कहां लाई कर रहा है, ठीक है, और निकालते समय हर एक चार्ज को हमने कंसीडर करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ये आपके ज्ञान चक्षु खोलेगा, बिल्कुल आपकी सोचने की क्षमता को खोलेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक कंडक्टिंग शेल है, लेकिन वो कैसी है, अनचार्ज्ड है। क्या है, एक कंडक्टिंग शेल, ठीक है, बना देता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इट इज अ कंडक्टिंग शेल। ये रेडियस ए दे रखा है मुझे और ये रेडियस ई दे रखा है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, कैसी शेल है ये, कंडक्टिंग शेल है भाई। कैसी शेल है, कंडक्टिंग शेल है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला कि इसके सेंटर ओ पे मैंने एक चार्ज रख दिया, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। इसके सेंटर ओ पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया, जो कि कितना था, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या था, प्लस क्यू था। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना है, 0 है। पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना है, 0 है। आपसे पूछा है फाइंड पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। क्या पूछा है, फाइंड पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ध्यान से समझ लीजिएगा क्या फाइंड है। तो फंक्शन ऑफ पोजीशन मतलब सेंटर से मैं पॉइंट को मूव करूंगा तो पॉइंट कहां कहां लाई कर सकता है, इनसाइड दिस कैविटी लाई कर सकता है, इस सरफेस पे लाई कर सकता है और बाहर लाई कर सकता है। तो 3 रीजन है मेरे पास। ठीक है, अब मैं देखता हूं 3 रीजन के लिए मैं करूंगा क्या। पहली चीज तो चलिए, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज और ये एक सरफेस है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंडक्शन होएगा। तो इसकी वजह से इस नियर सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पूरे पे मैं बात आपसे करूं तो आप बोलेंगे जी माइनस क्यू चार्ज आएगा, और इसकी इस माइनस क्यू की वजह से बाहर वाले पे कितना आ जाएगा, प्लस क्यू। क्योंकि भाई जो इनिशियल चार्ज होता है इंडक्शन के बाद वही फाइनल चार्ज होना चाहिए इंड्यूस्ड बॉडी पे। ठीक है, और इंड्यूस्ड बॉडी मतलब ये शेल है, शेल इनिशियली अनचार्ज थी तो फाइनली भी क्या रहेगी, अनचार्ज ही रहेगी। देखो माइनस क्यू और प्लस क्यू को जोड़ूंगा तो इनिशियल भी इसके मतलब फाइनली भी इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि इंडक्शन में चार्ज अपीयर होता है, इंड्यूस होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी थी हमें। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक तो मुझे समझ में आ गई। अब मैं इसको दो हिस्सों में एक बार तोड़ता हूं, ध्यान से देखें। तो ये शेल है, तो इसका इक्विपोटेंशियल पार्ट कौन सा है, यही तो बचा। ये जो जितना भी ये दिख रहा है ये इसका क्या है, इक्विपोटेंशियल हिस्सा है, सरफेस है। इस यहाँ इस पूरे सरफेस पे क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता ही है। ठीक है जनाब, यहां तक भी बात क्लियर है। तो अब पॉइंट को तोड़ते हैं। अब मैंने बोला यार इस क्वेश्चन को अगर आपने करना है तो 3 रीजन है मेरे पास। जब R जो है, जब कौन, R जो है, R का मतलब पॉइंट जो है, सेंटर से डिस्टेंस R जो है इनसाइड लाई कर रहा है, और जब R इस हिस्से में लाई कर रहा है, और जब R आउटसाइड है, बाहर है। ठीक है, बाहर के लिए एक बार बना लेते हैं। तो पहले तो मैं बात करता हूं बाहर की, यहां की। फॉर एग्जाम्पल यहां कहीं पॉइंट है, तो अब सेंटर से ये डिस्टेंस R है। तो अब एक बार ध्यान से मेरी बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैंने बोला यार ये कुछ ऐसे, क्या था ये, हमारे पास शेल थी भाई, ये इसका सेंटर था, प्लस क्यू यहाँ पे चार्ज रखा हुआ था। यहाँ पे कैसा चार्ज था, माइनस क्यू था। ठीक है, ये लो बना दिया। यहाँ पे कैसा चार्ज था, प्लस क्यू आया था इंडक्शन की वजह से, बना दिया भाई, बिल्कुल बना दिया भाई। ये लो भाई, ये हिस्सा कैसा है, ध्यान से देखें अगर आप,
तो ये वाला हिस्सा इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा जी। होता तो अंदर भी नहीं, लेकिन अंदर तो अब चार्ज है ना, तो होगा यार। ठीक है, तो अब इस हिस्से में यहां से यहां तक ये जो भी वॉल्यूम बना है, इसमें E क्या होनी चाहिए, 0, क्योंकि जब पोटेंशियली यहां से यहां तक पोटेंशियली चेंज नहीं हो रहा तो फील्ड क्या आएगी, 0। तो इसका मतलब मुझे पता है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती है। तो फील्ड लाइंस यहाँ से शुरू जरूर होएगी, लेकिन सारी की सारी जाके इस सरफेस पे यहाँ खत्म हो जाएंगी। भाई बिल्कुल ये बात समझ लो, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे। हो गई खत्म। अब देखो जब ये यहीं खत्म होगी तो यहाँ कोई फील्ड आई क्या, नहीं आई ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ फील्ड 0 है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस फिर से क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। ठीक है, ये लो जी निकाल दी हमने चारों तरफ। पॉइंट कहाँ है ये मैंने यहाँ बना देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये रहा मेरे पास वो पॉइंट, और इस तरीके से कि ये सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है स्मॉल आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान दो कि हमने पढ़ा क्या था पहले दिन, मैंने एक बात बोली थी कि पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड ओनली, कि पोटेंशियल जो है वो फील्ड की वजह से पैदा होगा। तो इस पॉइंट पे फील्ड पैदा कौन कर रहा है, क्या इस ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू की वजह से फील्ड कुछ पहुंच रही है क्या, यहाँ पहुंच ही नहीं रही भैया। कहां पहुंच रही, देखो ये तो यहाँ से शुरू हुई और इनर सरफेस पे खत्म हो गई। तो मतलब ये प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से जब फील्ड यहाँ नहीं पहुंच रही, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से आउटसाइड पोटेंशियल भी नहीं पहुंचेगा, पोटेंशियल पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पोटेंशियल पे इफेक्ट डालेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ ये चार्ज, क्योंकि इसी की फील्ड लाइंस पहुंच रही है देखो बाहर इस तक। ठीक है, क्लियर है। तो आउटसाइड, तो ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला हो गया, ये तो कौन सा वाला फॉर्मूला हो गया कि भाई एक चार्ज Q है जिससे एक पॉइंट r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो उस पॉइंट पे आप फील्ड बता दो और पोटेंशियल बता दो। मैं बोला ले भैया E आउट का फॉर्मूला लगा दूंगा, कितना होता है KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर, तो V आउट भी कितनी आ गई, KQ बाय स्मॉल r। देखो समझ पाए ना क्या किया है। ठीक है, अब R इक्वल टू B पे, तो यह आ गया KQ बाय B, और फील्ड यहां पे कितनी हो जाएगी, 0। भाई ठीक है ना। अब देखो कैसे किया है मैंने, मैं इसको भी प्रूफ कर सकता हूं कैसे किया। देखो मैंने बोला एक पॉइंट था इंफिनिटी पे, तो मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ऐसे लिखा जाता है V2 माइनस V1 इज इक्वल टू KQ 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। ध्यान से देखना, ऐसे लिखता था। तो मैंने क्या किया, R1 इनिशियल पोजीशन थी कितनी, इंफिनिटी, और इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल क्या होगा, 0, गिवन भी था। फाइनल पोजीशन ये थी R2, और R2 कितनी दूरी पे था, R पे था, और R2 पे मैंने पोटेंशियल को V2 को क्या माना था, V पुट कर दो जरा यहाँ पे, V माइनस 0 इज इक्वल टू KQ 1 बाय R माइनस 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी 0, तो V कितना आ गया, KQ बाय R। अब इसी में देखो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ की जगह यहाँ कर देता, ध्यान से देखना, इस पॉइंट को मैंने यहाँ ना लेके यहाँ कर दिया, तो R2 कितना हो गया यार, B हो गया ना। तो R2, ये डिस्टेंस B तो है सेंटर से, और V2 को V मान लिया। तो अब मैं R2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, सीधा सीधा, R1 तो इंफिनिटी था, R2 की जगह क्या लिख दो, सीधा सीधा B, ये लिख दिया लो। समझ पाए कैसे किया, ठीक है, क्लियर। तो सरफेस पे इतना है, और जब सरफेस पे इतना है तो यहां से यहाँ पे भी इतना ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अगर मान ले यहाँ पे V पोटेंशियल है, तो इससे इधर अगर V से कुछ अलग होता तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता, तो ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहता ही नहीं, और कंडक्टर क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैंने सरफेस का निकाल लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, V सरफेस मैंने बोला कितना, KQ बाय B। तो A से B के बीच में भी पोटेंशियल यही रहना भैया, क्योंकि A से B अगर मैं चलूंगा तो पोटेंशियल, ये कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्लियर है। चलिए ये दो चीजें तो क्लियर हो गई, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया भाई। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब मैं इसको भी मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसकी मुझे जरूरत है नहीं, हर चीज हम लिखते चल रहे हैं। अब आ जाओ इसके लिए, आ गए भाई। इनसाइड कोई पॉइंट है, लेट सपोज वो पॉइंट यहां था जो कि इससे कितने डिस्टेंस पे R,
इस पॉइंट पे पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा? क्यू चार्ज की वजह से, माइनस क्यू की वजह से और इसकी वजह से भी होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, पहले तो प्लस क्यू की वजह से, प्लस क्यू की वजह से के क्यू बाय आर। अब देखो जब अब इसकी बात करूं, पहले मैंने इसका लिख लिया, ये तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा के लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, आ जाओ प्लस। अब आ गया माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू क्या, एक कंडक्टिंग हिस्सा है और एक कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो इस चार्ज की वजह से इस पूरे हिस्से में पोटेंशियल सेम होना चाहिए था। तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, के, चार्ज कितना है माइनस क्यू और रेडियस कितना है, ए है। सेम मैं लगाऊंगा किसके लिए, बाहर वाले के लिए, इसकी वजह से भी पूरे अंदर क्या होना चाहिए था, पोटेंशियल सेम होना चाहिए था। लगा देते लो यार, के इंटू क्यू अपॉन बी। क्लियर है, ये आ गया मेरे पास पोटेंशियल। अब फील्ड जो है ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे फील्ड पूछूं ई इन, अब यहाँ पे फील्ड जीरो नहीं हो सकती, क्यों, इसकी वजह से तो मैंने मान भी लिया, क्योंकि भाई इस चार्ज की वजह से इस पूरे हिस्से में अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज को हटा दूं तो इस माइनस क्यू की वजह से इस पूरे हिस्से में पोटेंशियल क्या रहता, सेम रहता। जब पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा तो फील्ड नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि फील्ड क्या होती थी, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। अगर चेंज इन पोटेंशियल होगा तो ही फील्ड आएगी, तो इसकी वजह से पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। ऐसे ही ये भी कंडक्टिंग के लिए था, तो इसकी वजह से पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। पोटेंशियल चेंज सिर्फ वो किसकी वजह से रहा है, स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से जो सेंटर पे रखा हुआ है, और एक चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। यहां पे मुझे पता है r लेस देन इक्वल टू a है, ठीक है, लेस देन a है, इक्वल टू भी नहीं कर सकता। अब आप बोले चलो यार इक्वल टू कर दिया मेरे को, तो ये तो प्रूव करके दिखा दो फिर कि ये कंडीशन होल्ड कर भी रही है या नहीं। मैं बोला लेना कर क्यों नहीं रही, ध्यान से देख, r को मैंने चेंज करता करता, r क्या है, r की मैक्सिमम वैल्यू a के बराबर हो सकती है। जैसे r को a कर दिया तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, पोटेंशियल कितना बचा, तो ये पॉइंट उछल के कहां आ गया, a पे आ गया यहाँ पे, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, kq बाय b। ये रहा, तो जब यहाँ पे kq बाय b है, यहाँ पे kq बाय b है, तो मतलब इस पूरे बीच में भी कितना है, kq बाय b है। हो गया प्रूफ, हो गई बात क्लियर, ठीक है। तो अब आपसे बोला क्या जाएगा, चलो यार इसका एक ग्राफ बना दो यार, थोड़ा और खेल लेते हैं। बोला भैया ऐसा करो ग्राफ बनाओ, मैं किसका बनाए, बोला दोनों चीजों का बना दो जी, हमें नहीं पता, मगर लो जी अभी बनाया जी। तो दोनों चीजों का उसने बोला, दोनों चीजों का मतलब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन कर्व बना दो, और पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन कर्व बना दो, ठीक है। अब मैं ना इसको थोड़ा सा फैंसी सा बनाता हूं, ध्यान से देखना, कोशिश करता हूं फैंसी बनाने की, ठीक है। चलो कर लेते हैं कोशिश, वैसे थोड़ी लग रहा है कोशिश करने की। ये सेंटर था, ठीक है, ये क्या था, सेंटर था, समझ पा रहे हो, ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ध्यान से देखना। ये सेंटर पे रखा हुआ था चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए इस तरीके मैंने छील लिया यार इसको। मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने ये होलोस्फेयर था ना, इसको छील लिया ऐसे परतों में। तो मुझे पता है यहाँ से यहाँ का अगर मैं बात करूँ तो ये तो आएगा A और ये क्या आएगा B, आया ना, क्लियर है, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है जी आ गया। तो आउटसाइड B से बड़ा ये वाला हिस्सा, A और B के बीच का ये हिस्सा, A से छोटा ये हिस्सा, B से बड़ा जो हिस्सा है वहां पे देखो, इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, इन दोनों में से ये बड़ा होगा क्योंकि R छोटा है और R A से भी छोटा है और A जो है वो B से छोटा है, तो डिनोमिनेटर छोटा आएगा तो एक्सप्रेशन क्या होगा, बड़ा आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे न्यूमरेटर तो दोनों में सेम ही है, ठीक है। तो ये तो आ गया आउटसाइड के लिए कि भैया ये किस तरीके से चलेगा, कुछ इस तरीके से जाएगा और मिलेगा नहीं है, ठीक है, इंफिनिटी में जाके मिलेगा।
इसके बीच में फील्ड क्या रहनी है, 0, तो यहाँ पे कोई फील्ड ही नहीं बनाऊंगा मैं। इससे पहले फील्ड इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो लो जी बना दी। लेकिन वेरी तो ऐसे ही करनी चाहिए ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, ऐसे गई, इसके बीच में कोई फील्ड नहीं क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया। और फिर ठीक है, अब यहाँ पे भी आ जाओ, तो यहाँ पे भी अब मैं सीधा सीधा बना सकता हूँ। लो यार बना दो भाई। ठीक है, मैं बना रहा हूं पहले, फिर आपको समझाता हूं। ठीक है, ये बना दिया मैंने इसके लिए ग्राफ। कैसे, आउटसाइड के लिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे क्या कांस्टेंट ही तो है, ए से बी तक, ये ए था ये बी था, ए से बी तक क्या है, कांस्टेंट है। और उससे पहले भी तो देखो ये दोनों तो वैल्यूज कांस्टेंट है, वेरी तो अब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ तो अब भी v इनवर्सली आर का रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ही बनेगा। क्लियर है? तो ये था भैया हमारा क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये इतना अभी तक। चलिए यहां तक बात बन गई है, तो आप देखिए, फिर अब हम अगली इलस्ट्रेशन में पढ़ेंगे। आगे आने वाले अब इलस्ट्रेशन जो हम पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे अर्थिंग की वजह से, और हम पढ़ेंगे सॉलिड स्फीयर की वजह से, नॉन कंडक्टिंग की वजह से। ठीक है।